नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में एक साइंस का और मास्टर वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि एक कंप्लीट एनसीईआरटी है और जो कि आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। तो कम समय में चीजों को मल्टीपल टाइम रिविजन करना, और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि एक वीडियो में मैं टोटल 18 टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है, और बहुत कम समय में। हाँ, वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि कम समय में सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक पे आपकी कमांड हो सके और एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग जो है छठी से लेके 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी और साइंस वाला सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं ना। साइंस वाले सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक जो 18 टॉपिक इसमें है ना, एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और टोटल 18 का 18 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट यहां पे मैं करवा दूंगा। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम 17वीं बीपीएससी का टारगेट बैच में अगर इनरोल करना चाहे तो कैसे जुड़े। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है रिविजन करने के लिए और सारे कंटेंट एक जगह अवेलेबल नहीं है, तो आ सकते हैं, बहुत कम फी है, ठीक है। और ये 45 डेज का टारगेट बैच है जो कि आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप तो यहाँ पे 35 से 40 दिन में चीजों को रिवीजन करेंगे, लेकिन इसमें लंबे समय का मेहनत किया गया है ना, जो कि आपको इतने कम समय में चीजें दिया जा रहा है। इसमें सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा और बहुत ज्यादा वीडियो नहीं रहता है, इतना वीडियो है कि भाई आप मल्टीपल टाइम रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलता है ना, हैंड रिटन नोट्स में। और पीडीएफ की अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो डायग्रामिकली और पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो लोग इच्छुक है इसमें जुड़ के पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो जो लोग इच्छुक है उसमें आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि पेमेंट जो है इस नंबर पे करना होता है 7319 और 924130। स्क्रीन पे भी आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। एक अभ्यास सीरीज भी लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, आप देख सकते हैं, इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो लोग इच्छुक है यहाँ पे जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसका जो फी है 45 डेज का जो टारगेट बैच है, इसका फी है 1499। तो आप चाहे तो आगे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारे कंटेंट आपको एक जगह मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और साइंस से खासतौर पे एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की मैं बात कर लूं तो इसमें टोटल टॉपिक की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 18 टॉपिक है, ठीक है। सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का है पादपों में पोषण, दूसरा आप देख सकते हैं प्राणियों में पोषण, तीसरा जो है रेशे से वस्त्र तक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथा उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पांचवा जो टॉपिक है अम्ल क्षार अक लवण, है ना। छठा टॉपिक आपको दिखेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और एकदम आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझा भी दूंगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। अगला टॉपिक है पवन, तूफान, चक्रवात। अगला टॉपिक है मृदा जीवों में शोषण। उसके बाद आप देख पाएंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन, पादपों में जनन, गति एवं यहाँ पे समय। उसके बाद अगला टॉपिक आपको दिखेगा 14 नंबर का विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अगला टॉपिक आपको प्रकाश दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिखेगा भाई इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में ना आपका यहाँ पे फिजिक्स भी कंप्लीट होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी होता है, बोटनी भी होता है और साथ में इन्वायरमेंट भी कवर हो जाता है एक साथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 से लेके 18 तक इन्वायरमेंट का टॉपिक है। आपको यहाँ पे 13 से लेके और 15 तक आप देखिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन दिखेगा, टॉपिक है सारे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ये 11 और 12 जो है कहीं ना कहीं बोटनी का क्वेश्चन आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो देखिएगा यहाँ पे मृदा, ये भी बोटनी का टॉपिक है, ये जीवों में शोषण, ये आपको बायोलॉजी का टॉपिक दिखेगा। इस तरीके से सारा टॉपिक है, जैसे भौतिक परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण, है ना, और उष्मा, ये सब कहीं ना कहीं आपको, जो कि हीट तो हम लोग जो है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और अम्ल क्षार लवण ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ये सब आपको स्टार्टिंग में जो है बोटनी का टॉपिक दिखेगा यहाँ पे, है ना, 1 से लेकर 3 तक। इस तरीके से आप सारी चीजें कवर करेंगे। आइए एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं भैया, 1.5x करके देखिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि भाई आपको यहाँ पे देखने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं आपके सामने, चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। और यहाँ पे मैं आपको पूरे टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, आप एक एक करके देखिएगा ना, आपका बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन तो यहाँ पे एक ही आपको दिखता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको छिपा हुआ दिखेगा। अभी मैं आपको सारी चीजें एकदम तोड़ के बताऊंगा ना, सब कुछ बहुत कायदे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कह रहा है कि नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भाई जो जीव अपना भोजन स्वयं
बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा जो है संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। अच्छा, स्वपोषी क्या होगा? तो भैया स्वपोषी वो जो है कह सकते हैं कि जीव होगा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे पेड़ पौधा हो गया है ना, पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है? यह जो है स्वपोषी है, जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी या फिर विषमपोषी क्या होता है? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे अन्य पादपों के द्वारा बनाया हुआ भोजन जो करते हैं उसे हम लोग, या फिर उस पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है विषमपोषी है, जिसे हम लोग परपोषी कहते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधा जो है भोजन बनाते हैं, उसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसका बनाया हुआ भोजन हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल भाई किससे उगता है ना? धान के पौधा से, है ना। अब जाहिर सी बात है, अब धान जब का फसल जैसे होता है तो हम लोग उससे चावल बनाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भाई चावल तो हम बनाते हैं, नहीं, पैदावार कौन करता है? उगता धान कहाँ से? पौधा से उगता है, क्योंकि वो स्वयं बनाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ से प्रश्न, जाहिर सी बात है, आपका दो कंसेप्ट क्लियर। स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है? परपोषी को हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंसर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। कह रहा है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य अगर मैं बात करूं, जीव जो है पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी को हम लोग परपोषी भी कहते हैं ना। तो भाई कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में जो है विचार करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किन है, इस लाइन को समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है, या किसे या किन्हें पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पत्ता है, तना है, जड़ है और शाखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शब्द को समझिए। कह रहा है कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? तो पत्ता को कहा जाएगा। इसी के द्वारा भैया होता है कि पादपों में खाद्य का जो संश्लेषित होता है, ये पत्ती के द्वारा होता है। दोबारा सुनिए, पादपों में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण होता है ना, या फिर पौधे में जो यहाँ पे खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण होगा, ये पत्ता के द्वारा होता है ना। तो आंसर क्या होगा? तो पहला जो है सही हो जाएगा, है ना। अब ये मत सोचिए कि तना भी है, जड़ भी है, शाखा है, तो ये खाद की फैक्ट्री नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है ना। इसलिए पतिया को जो है यहाँ पे खाद का फैक्ट्री कहा जाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक जो है पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? हालांकि ये छठी क्लास के एनसीईआरटी में भी हम लोग ये चीजें पढ़े हैं। तो कौन कौन सा होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक? कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन नहीं होगा। इसमें क्या है, क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है ना। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये बिल्कुल सही है, और जल, ये सब का सब सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये की पॉइंट है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है मतलब संग्रह करने में जो है पत्तियों की सहायता करता है, बिल्कुल। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल, इस लाइन को समझिएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आपने ये देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी आपको मिल गया है। और कह रहा है कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। इससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन का प्राप्ति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आशा करते हैं कि अब आराम से क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। अब पूछा क्या जा रहा है भाई, जरा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, और आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या सही है? बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे हिस्से, इस लाइन को समझिएगा, हरे हिस्से में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल हरे हिस्से शब्द को पकड़िए, यहाँ पे हरा शब्द दे दिया है, तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई, देख लेते हैं। पहला और दूसरा जिसमें होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं यहाँ पे कहानी को। तो कह रहा है कि भाई कथन एक सही है और दो भी सही है, आगे लिखा है देखिए, कथन दो भी सही है। तो कह रहा है कि क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, ये दोनों है ना। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे तना हो गया, है ना, हरी शाखाओं में भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो दो स्टेटमेंट है, देखते हैं। तो कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
देखो मैं आपको पिछले वाला क्लास में छठी क्लास के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन करवाया था, है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि सभी पादप जाहिर सी बात है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस भोजन कैसे बनाएगा। कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। लाइन को समझिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, माइंड में ये चलने लगता है कि अच्छा यहाँ पे पादप बोला है ना तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नहीं, सभी पादप नहीं होता है। वैसे पादप अपना स्वयं भोजन बनाएगा जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। इस शब्द को समझिए, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जो होता है ना जड़ों की सहायता से, अच्छा पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्रदान करता है। अब अच्छा लाइन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पादप जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन किसके सहायता से? तो जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा सही, पहला था गलत। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि पहला गलत है। कह रहा है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या फिर नहीं बना पाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अमरबेल। देखिए ये सारा टॉपिक मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा भी चुका हूँ थ्योरी क्लास में भी, हालांकि अभी भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अपना जो भोजन स्वयं बनाने वाले जो पौधे हैं, मैं आपको बता देना, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो कह रहा है कि उसे स्वपोषी कहते हैं जबकि पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे हम लोग विषमपोषी या फिर परपोषी कहते हैं। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप जो है परपोषी कहलाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तन करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषण कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देना भाई, जैसे दूसरा स्टेटमेंट सही था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को जो है पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं? इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसे हम लोग कीटभक्षी पादप कहते हैं ना, तो भाई कीट को पकड़ के खाएगा तो उसे हम लोग कीटभक्षी कहेंगे, है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे घटपर्णी नाम सुने होंगे ना, जैसे पत्ता खुला रहता है और जैसे कीट जाएगा मतलब कि जैसे ही यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा जाएगा तो एकदम जल्दी से बंद हो जाता है ना, और उसी को जो है खा करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं तो कीटभक्षी। तो ये जो घटपर्णी है ना, घटपर्णी ये कीटभक्षी पौधा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर। करेक्ट, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीट का भक्षण करते हैं और ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी जिसे हम लोग पिचर पादप कहते हैं। वीनस हो गया, यहाँ पे पूरा नाम देखिए, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रेप है, और एक जो है संट्यूज होता है। ये सब जो है कीटभक्षी पौधा है, तीनों को तीनों माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, या मृत जीवी पोषण कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। दोनों स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देख सकते हैं सहजीवी का डेफिनेशन आपको पता चल गया और मृत जीवी का जो है डेफिनेशन पता चल गया डायरेक्टली। तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी का संबंध? सहजीवी का आपको पता है कि भाई आप सहजीवी कौन होगा? आप सीधे तौर पर कहेंगे भाई सहजीवी वो होगा जो एक साथ रहेगा पौधा, है ना, और अपना भोजन आदान प्रदान करेगा, है ना, तो उसे हम लोग सहजीवी कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पौधा होता है सहजीवी। यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास भोजन एक दूसरे को बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। कह रहा है कि किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक जो है कवक, लाइन को समझिए, कवक जो है फंगी जो है मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर जो है कुछ पाचक रसों का जो है स्रावन या फिर स्राव करते हैं, जिससे ये विलियन में परिवर्तन हो जाता है, और कवक क्या करेगा? इसी विलियन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इस लाइन को समझिए। यहाँ पे देखिएगा कवक और शैवाल का जो है यहाँ पे सहजीवी संबंध है। यहाँ पे देखिएगा शैवाल में क्लोरोफिल होगा तो कवक में नहीं होगा। अब कवक क्या करेगा? शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करेगा, और इसके बदले में शैवाल क्या करेगा? तो कवक को क्लोरोफिल प्रदान करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे को दोनों चीज आदान प्रदान कर रहा है, तो ये सहजीवी हो जाएगा। तो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब शैवाल और जीवाणु नहीं, बिल्कुल ये गलत है। कवक और जीवाणु नहीं, बिल्कुल गलत है। पादप और जीवाणु ये भी क्या है? सहजीवी है। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा सही। देख लेते हैं यहाँ पे 1 और 4 सी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। अच्छा, डायरेक्टली पूछ रहे हैं भाई लाइकेन किसे कहते हैं? तो ये कवक और शैवाल का दोनों जो सम्मिलित रूप होता है ना, उसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देता है, मतलब आवास देता है, और जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो आप देख सकते हैं चीजों को जो आदान प्रदान कर रहा है ना। अच्छा, इसके कुछ पौधे होगा। आगे कह रहा है कि पादप और राइजोबियम जीवाणु, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन कर देता है, परंतु राइजोबियम
अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य जो है फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप इन जीवाणुओं को क्या करता है भाई, आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, ठीक है, मैंने आपको छठी क्लास के एनसीईआरटी में किया होगा। रंध्र क्या होता है, तो मान लो कि भैया ये पत्ती है, सपोज दैट ये पत्ती है और पत्ती में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रंध्र बना रहता है ना, और यही क्या करता है, यहाँ पे रंध्र इस तरह का रहता है पत्ती में रंध्र, ठीक है, ऐसे ऐसे रंध्र, जैसे ये जो है ना रंध्र रहता है, और यही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड वही रंध्र के द्वारा ही ली जाती है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मेंशन भी हालांकि कर दिया, कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, और ये रंध्र यहाँ पे द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर का चयन करना है। 5 है। तो पहला जो है कार्बन बिल्कुल, हाइड्रोजन ये भी बिल्कुल, ऑक्सीजन बिल्कुल, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मैं कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। इस लाइन को समझिए, इसलिए भी सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला भी गया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो जैसे कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा, तीनों से मिलकर ये बनता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर एकदम घुमा फिरा के पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दाल की फसल के संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कथन है और कारण है। तो कह रहा है, यहाँ पे कथन में कह रहा है, स्टेटमेंट में दिया गया है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल कह रहा है कि दाल की फसलों के लिए उन्हें मृदा में क्या नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया ना कि कुछ विशेष जीवाणु होता है जो कि फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। भी मैं आपको कुछ देर पहले बताया ना कि भाई जैसे राइजोबियम जो जीवाणु होता है, अपना भोजन वो खुद से नहीं बना पाता है ना, तो वो उस पौधे पर रहता है। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है, अभी जो मैं आपको बताया, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि चना, दालें, मूंगफली, अलग अलग जो है होता है पौधा, जो अभी मैं कुछ देर पहले बताया था आपको, तो उस पौधे में रहेगा, तो उस पौधे को नाइट्रोजन प्रदान वो करेगा और पौधा उसे क्या करेगा, भोजन प्रदान करवाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि दालों की फसल में नाइट्रोजन ग्रहण, अच्छा, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि विशेष जीवाणु, जिसका उदाहरण राइजोबियम है, जीवाणु से फसल को नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो भाई ये पहला स्टेटमेंट सही है, कथन और कारण दोनों है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा सही। कह रहा है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं, और कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, मैं आपको बता दिया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में क्या करता है भाई, पादप उसे क्या करेगा, तो आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान करवाएगा, भोजन प्रदान करवाएगा, जिसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। तो अभी बताया हूँ। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए, दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारे चीजें समझ में आया होगा। मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। मैं दोबारा कर रहा हूँ, वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणियों में पोषण कैसे होगा। अभी तो आपने देखा पौधों में पोषण, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राणियों में पोषण। चलिए यहाँ पे करेगा स्टार फिश, जिसे हम लोग तार मछली कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भाई आइए विचार करते हैं। कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट है और सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो कह रहा है कि इसका आकार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले अच्छा, इसका आहार, माफी चाहता हूं, आकार नहीं आहार है, ठीक है, हो जाता है, हम भी इंसान है। इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। स्टार फिश का जो कवच होता है बिल्कुल यही होता है, इसका जो आहार होता है। दोबारा सुनिए, इसका जो आहार होता है स्टार फिश का, अच्छा मैं आकार बोल दिया हूं क्या, कोई बात नहीं, अब दोबारा सुन लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, सही लिखा हूं। कह रहा है इसका आहार जो है, आहार जो खाता है वो, तो कह रहे कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, उसी को स्टार फिश खाते हैं। बिल्कुल ये सही है। कह रहा है कि भक्षण के लिए ये कवच को खोलने के बाद अपना मुख से अमाशय क्या करता है भैया, बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय को, स्टोमेक को बाहर निकालता है, उसके बाद खाता है स्टार फिश। बिल्कुल सही कह रहा है। तो पहले क्या करेगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच लगा हुआ रहता है जिस जंतु पे, तो पहले उसको उतारेगा स्टार फिश, उसके बाद अपना अमाशय बाहर निकालेगा, उसके बाद उसको उसका कोमल जो शरीर होता है उसे खा लेता है। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तार मछली भोजन को सीधे अमाशय से ही ग्रहण करता है, अपने पेट से ही ग्रहण करता है, अमाशय से ही, ठीक है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को आहार जो है
करती है या फिर भोजन में लेती है। कवच खोलने के बाद अपना मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय वापस शरीर में फिर चला जाता है खाने के बाद, है ना, धीरे धीरे, और वो भोजन का पाचन भी कर लेती है। तो देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, स्टारफिश के बारे में आपको बेसिक बातें पता चल गई और बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इस बार गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत है। पाचन रस नहीं है, पाचन तंत्र के संदर्भ में, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, उसके संदर्भ में आपको बात करना है। तो कह रहा है कि पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। बिल्कुल, जो पाचन रस होता है ना, ये सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। क्या? नहीं, गलत बोल रहा है, गलत आपको छांटना था, तो उल्टा बोल रहा है। पाचन रस जो होता है ना, वो जटिल पदार्थों को क्या करता है? सरल बनाता है, जो कि यहाँ पे उल्टा बोल दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। कह रहा है कि अमाशय के आंतरिक भित्ति से जो ये क्षुद्रांत रहता है ना, अच्छा, क्षुद्रांत क्या होता है भैया? इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग साधारण तौर पे कहते हैं छोटी आंत, है ना, छोटी आंत। तो कह रहे कि अमाशय का आंतरिक भित्ति, ये जो है क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती हैं। ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। देखिए, मैं आपको बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना, तो आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि डायग्रामिकली सब कुछ समझाया हूँ। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और सही उत्तर का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि यकृत जो होता है ना, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बिल्कुल ही आपको सही, आप साफ साफ दिख रहा होगा, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा बहुत अच्छे से। कह रहा है कि यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल है ना। कह रहा है कि यकृत जो है पित्त रस का स्रावन नहीं करता है। भैया डायरेक्टली गलत क्यों बोल रहे हो? लीवर जो है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये है भैया स्टोमेक, ठीक है, देखिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, और यहीं पे लीवर महाशय रहता है ना, आपको इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये लीवर रहता है, और यहीं पे गोल ब्लाडर रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो ये लीवर से पित्त स्रावन होकर आकर के गोल ब्लाडर में रहता है ना, बताया था मैं आपको बहुत अच्छे से। तो ये तो गलत बोल रहा है कि यकृत पित्त रस का स्रावन नहीं करता है, ये करता है, तो गलत हो गया। कह रहा है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, पित्त रस जो है वसा को पाचन में भूमिका निभाता है। हम लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा, तो पित्त रस का अगर कम निकलेगा तो उस आदमी को देखिएगा, अगर शरीर में, मतलब पेट में गैस बना देता है, इसका मतलब सही से पित्त का स्रावन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ देखोगे, पित्त रस वसा को पाचन में भूमिका निभाता है। तो जिनका पित्त रस ठीक ठाक निकलता है, तो उसे क्या होगा? गैस नहीं बनेगा पेट में, है ना। तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था, तो बी इज द राइट आंसर। पहला वाला जो है, दूसरा वाला गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रूमिनेंट, अब यहाँ पे आपको ये शब्द जो दिख रहा होगा रूमिनेंट, भैया ये ना खासतौर पे जंतु में होता है, खासतौर पे भैंस में, बैल में, गाय में होता है ना। तो कह रहा है कि अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि इनका जो ये रूमिनेंट होता है ना, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। पहले भोजन जो करता है ना, तो यहीं पे इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बाद अलग अलग टुकड़ा करके चबाते हैं, उसके बाद खाते हैं, यही कह रहा है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन कौन सा कथन सही है ये कह रहा है कि रूमिनेंट अमाशय का 4 भागों में बटा हुआ रहता है, बिल्कुल, और ये मैं आपको बता दिया किस में रहता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों में, मतलब कि टुकड़ों में तोड़ते हैं और मुख में लाता है, तथा इसे जो है चबाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? जुगाली करना नहीं कहते कि भाई ये पाज कहते हैं, अगर साधारण भाषा में बात करूँ ना, तो पाज कहते हैं, या रोमंथन कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं, नहीं देखते मुंह को ऊपर नीचे करते, तो वो भोजन को पचाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बाद में करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही आपको दिख रहा होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? डी देख लेते हैं, तीनों किस में है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। कह रहा है घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर क्या करते हैं? अमाशय में रखते हैं, पेट में रखते हैं, ठीक है। एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, पेट के एक भाग में, और यह भाग रूमेन कहलाता है, जिसे हम लोग प्रथम अमाशय कहते हैं। रूमिनेंट में अमाशय ये मैं कह रहा हूँ, रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रोमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में से छोटे छोटे पिंडकों में टुकड़ों में करके और ये चबाता है और उसे पचाता है। बेसिक बातें आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट भी दिया गया यहाँ पे भी। तो कह रहा है कि यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय क्या है भैया? जीव है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सही। जलाशय में पाया जाने वाला जो जीव होता है ना, वो अमीबा होता है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहता है, ये भी सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघनन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के जो है समान अनेक जो है घनिया होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, जो चीज़ मैं आपको बताया वही चीज़ में रहता है, तो भाई देखने की जरूरत क्या पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे अंग है और इसकी विशेषता है। तो अमाशय का काम क्या होता है? छोटी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम क्या होगा? लीवर का काम क्या होगा? देखिए, मैं आपको जो बायोलॉजी पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, खासतौर पर मानव शरीर के तंत्र, जैसे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम में पढ़ा हूँ, जाके जरूर पढ़िएगा ताकि आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कह रहे अमाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। नहीं भैया, सबसे बड़ी ग्रंथि ना लीवर होता है, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया। छोटी आंत की मैं बात करूँ तो
छोटी आंत क्या करता है तो आप कहिएगा पचे भोजन को रुधिर में ब्लड वाहिकाओं में अवशोषण करने का काम करता है। बिल्कुल। बड़ी आंत का काम क्या होगा भैया? तो बड़ी आंत का जो काम होता है ये जल का अवशोषण करता है। बिल्कुल सही है। और ये क्या करता है? आमाशय का काम क्या होता है? यह जो है आमाशय अम्ल का निर्माण करता है। आमाशय में अलग अलग एंजाइम निकलते हैं, खासतौर पर पेप्सिन, रेनिन और HCl, है ना। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय से ही निर्माण होता है ना। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा भाई? बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और 2 स्टेटमेंट है। करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण क्या है? खाद्य संगठक है। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण खाद्य संगठन है। मैं आपको न्यूट्रिएंट्स जो चैप्टर था पोषक तत्व में पढ़ाया हूँ, तो भाई अच्छे से देखिएगा। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। भाई डायरेक्टली गलत बोल रहा है, तो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा सोल्यूशन को भी एक नजर डाल लेते हैं। सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि हमारे भोजन का महत्वपूर्ण संगठक है ना। परंतु इसका पाचन हमारे शरीर में जो है इस रूप में ना होकर, है ना, छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है ना। ये बोल रहा था कि सेम रूप में होता है, तो गलत हो जाएगा ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड के रूप में, है ना। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। से भैया निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इस बार भी आपको चूज करना है। 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा सही है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो बिल्कुल ये हो जाता है, सही है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है वसा अम्ल और इसमें ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं आपको बताया, बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये लाइन पूछे जाता है, ध्यान रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त उनके भीतर कुछ आमाशय का जो वाल होता है वहाँ से कुछ रस का स्रावन होता है, रस छोड़ते हैं। इसी यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाती हूँ वही चीज़ है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है और 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अगला चैप्टर आ गया हम लोग का रेशे से वस्त्र तक, ठीक है। तो कह रहा है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानतव रेशे कहलाते हैं। बिल्कुल, नाम से ही पता चल रहा होगा। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। भेड़, बकरी और याक ऊन देने वाले जंतु है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। इसे तो कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानतव रेशे कहलाते हैं। इनमें रेशम फाइबर आप देख सकते हैं। बेसिक बात है भाई, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है और सही उत्तर का चयन करना है। अंगोरा ऊन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है। बिल्कुल, ये अंगोरा ऊन जो है ना, अंगोरा नस्ल की बकरियां हो तो उससे प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि अंगोरा नस्ल की बकरियां जो है ये कश्मीर के पहाड़ी में होता है ना। बिल्कुल ये सही है, तो ये 2 भी सही हो जाएगा। पर ये पश्मीना होना चाहिए, पश्मीना ही लिखा हुआ। पश्मीना सॉल जो है अंगोरा नस्ल की बकरियां की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बाल जिसे हम लोग कहते हैं फर, उससे बनाए जाते। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत था, है ना। तो अच्छा गलत था तो क्या होगा? तो पश्मीना जो सॉल होता है ना, ये बकरियों के ऊपर में उपस्थित जो उसके बाल होते हैं ना, उससे बनाया जाता है। बल्कि अंगोरा नस्ल की बकरी की त्वचा से नहीं बनाया जाता। तो डायरेक्टली गलत है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मेंशन भी कर दिया हूं, आप देख सकते हैं। 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर में मशहूर पश्मीना सॉल जो है कश्मीर बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। तो ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो कह रहा है कि रेशम कीट पालन को जो है हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है। रेशम फाइबर जो है जिसे हम लोग रेशे कहते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। रेशम फाइबर प्रोटीन से, रेशम फाइबर में बात कर रहा हूँ। रेशम के रेशे जो है, रेशा जो होता है ना, वो रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ये रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से आपको चूज करना है कौन कौन सा सही है। करे कि रेशम के संदर्भ में करे कि इसका मृदु रेशा जो सूत्र होता है ना, सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है इसका जो रेशा होता है, मृदु रेशा। करे कि तसर जो है, तसर जो है, तसर हो गया, मूंगा हो गया, कोसा, ये रेशम की किस्में है। तसर, मूंगा, कोसा रेशम का ही किस्म है। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही था। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई है। या रेशम का ना सर्वप्रथम उत्पादन भी चाइना करता है, और जहाँ पे उत्पादन पहले ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम चांस होता है कि वहीं पे खोज हुआ होगा। तो भारत में नहीं बल्कि चीन में हुआ था, तो ये गलत था। करा कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों से होता था, उस मार्ग को सिल्क रूट या फिर सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपने ये प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला वाला गलत था। अगला टॉपिक हम लोग का है उष्मा, हीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, पास्कल नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 चौथा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। नहीं था, ये ढूंढना था। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप बोलिएगा कहा के लिए सारा बताएंगे। देखो भाई, पास्कल जो है ये दाब का ऐसा मात्रक है, ठीक है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये तापमान का ऐसा मात्रक है। ठीक है। अच्छा, ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट है। करे कि उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रभावित होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा कह रहा है द्रव और गैस में उष्मा संवहन द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। आगे करेंगे वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसे चालन कहते हैं। देखिए चालन का डेफिनेशन आपको मिल गया, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे देखे गुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। देखो भाई थल समीर का जो है ना बहने का जो समय होता है ना वो रात होता है, थल समीर के बहने का समय रात होता है। आप यहाँ पे देखेंगे समुद्र समीर का जो बहने का जो समय होता है कौन से समय में, समुद्री समीर बहने का जो समय होता है आई थिंक ये जो है इसका जो है ये हो जाएगा दिन हो जाएगा। और अगर मैं शीत ऋतु की बात करूँ तो आप सबको पता है ये गहरे रंग के कपड़े पहनने के समय साफ साफ दिख रहा होगा, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का जो समय होता है ये ग्रीष्म ऋतु होता है। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से कर सकते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो और प्रश्न ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही आपको चूज करना है कौन सा सही है। कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन जो है स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये बिल्कुल सही करे, ये डिग्री सेल्सियस में है इसलिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमें दिख रहा है सही, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, दोनों सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, आपको मैं बता दूं, डिग्री सेल्सियस में। यही कारण होता है कि थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। पारा एक जो है विषांक पदार्थ होता है, यदि विश्व या फिर तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, आपको मैं बता दूं। बेसिक बातें हैं, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है, आपको मैं बता दूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है उसका चयन करना है। कह रहा है कि गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करता है। देखो डायरेक्टली गलत बोल दिया ना, लेकिन यहाँ पे इसे लिखना चाहिए क्योंकि गलत है यह स्टेटमेंट। तो गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरण ज्यादा क्या करता है, ज्यादा अवशोषित करता है, और यहाँ पे बोल क्या दिया है, कम, तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, और इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है, हवा क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सिर्फ केवल दूसरा सही था। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए तो क्या होगा। सही कथन का चयन करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया, देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हो जाता है ना भैया, लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि उष्मा सदैव गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित करती है, बिल्कुल, जो कि लोहे का गोला एवं जल का समान ताप है ना, इस यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उष्मा का प्रवाह जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ होता है, यहीं पे कह रहा है। इस लाइन को आप समझ जाइए, हो जाएगा आपका काम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर मतलब कि तांबे की जो है तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। तो मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस इस्पात जो होता है ना, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अगला टॉपिक आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हालांकि चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षारक लवण, अम्ल क्षारक लवण। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अम्ल का नाम है और पदार्थ जिसमें पाया जाता है, कौन से पदार्थ। जैसे पूछे जाते हैं कि भाई फार्मिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो भाई फार्मिक अम्ल जो है नाम से ही पता चल जाएगा चिट्ठी में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम से ही पता चल जाएगा चूने की पानी में। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है ना भैया, ये जो पाया जाता है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूँ तो ये साबुन में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। हालांकि देख लीजिए एक बार, आप काहे कि बोलिएगा कि सर आप दिखाए नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में, साइट्रिक एसिड की मैं बात करूँ तो नींबू के कुल के जितने भी पौधे हैं उसमें, जैसे संतरा नींबू उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है दूध या दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, स्कारबिक अम्ल जो है आंवला में, जो सिट्रिक फल होता है विटामिन सी से संबंधित, आपको पता बता दूँ। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली अंगूर कच्चे आम में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन कौन सा सही है ये चूज करना है। कह रहा है कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूजन में रहता है भैया, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को, लाल और नीले लिटमस पेपर का रंग कह रहा है कि परिवर्तन नहीं करता है। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, इस लाइन को समझिए। कह रहा है लाल अथवा लाल, मैं कह रहा हूँ उदासीन विलयन
लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कह रहा है कि वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है, बिल्कुल ये सही है। तो तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कथन सही है। कह ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं उसे उदासीन विलयन कहते हैं, है ना। और ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का जो है रंग कैसे कन्वर्ट करेगा, वो उदासीन है, तो यही तो कह रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाता है भाई? सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां इत्यादि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। अगला लाइन देखिएगा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में अम्लीय होने के कारण प्रदूषण के रूप में आपको मैं बता दूं, निर्मम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती है जो वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको ये चूज करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट भी दिया गया है तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ये देख लेते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट में है कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बनाता है, बिल्कुल अम्लीय बनाता है, बिल्कुल सही था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है जरा सा देख लीजिएगा। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थों का पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो नहीं भाई, जैव पदार्थ मिलाएंगे तो और बर्बाद करेगा उसे, तो डायरेक्टली गलत है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसका सोल्यूशन। अच्छा, इस लाइन को समझिएगा। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है और अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं माना जाता है। अब कह रहा है अगला पॉइंट, अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है, जबकि जैव पदार्थों के उपयोग की मृदा की क्षारीय को कम करने के लिए किया जाता है। जैव पदार्थों में जैव पदार्थ मृदा में जो है अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला गलत था, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 का आकार है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। इसमें भी तीन स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि कारखानों में अवशिष्ट जो कचरा होता है ना, तो कारखानों में अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है, यह भी सही है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन मिलियन हम कहते हैं, इसकी सहायता से उदासीन किया जाता है, ये भी सही। तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दोनों में से कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। करे हमारे दंत छाये हेतु अम्ल जिम्मेदार है, बिल्कुल अम्ल जिम्मेदार है। अगला करे कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, सी इसका सही है। आप इसे चाहे तो भाई आप पढ़ सकते हो भाई, है ना। अगला हम लोग का टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है, देख लेते हैं ये, ठीक है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। अब यहाँ पे अणु उत्क्रमणीय क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, और उत्क्रमणीय क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे कह रहा है कि सभी भौतिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय है, ये डायरेक्टली गलत बोल रहा है, नहीं, अणु उत्क्रमणीय नहीं होगा, उत्क्रमणीय होगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि बर्फ का गोला से फिर से हम क्या करेंगे, पानी बना लेंगे, तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है। अगर मैं यहीं पे कहूँ कि भाई हम दूध से जो है दही तो बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन हम फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। मतलब ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आपको सीधे तौर पे यहाँ पे दिख रहा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन फ्रेंड्स। तो पहला वाला तो आपको यहाँ पे साफ साफ गलत दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो हाँ बिल्कुल, रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ बन सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में क्या चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ जिस अवस्था में तो उस अवस्था में ला सकते हैं फिर से। तो ये बेसिक बातें हैं। तो भाई आपको यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, दूसरा सही है, पहला गलत था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं छठी क्लास के एनसीईआरटी में भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या होगा, कागज का फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, फिर से कागज बन सकता है। रंग में
क्या करें, रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है जो कि भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, तो यहाँ से अगर बन जाएगा तो फिर आप इंडिविजुअल अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। तो ये दूसरा और तीसरा रासायनिक परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आप चाहे तो आप रासायनिक से एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, सही आपको ढूंढना है कि सही कौन सा है, ठीक है। कह रहा है कि ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेती है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, पहला और दूसरा सही। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है। कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन है। लवण, यहाँ पे कह रहा है कि लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही। अगला क्वेश्चन है 41 का, आप देख सकते हैं कि रसोई गैस के जो है सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है, गैस जो है द्रव के रूप में रहती है, तो सिलेंडर में, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ यार, ठीक है, नहीं तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस परिवर्तन हो जाती है, तो परिवर्तन ए, और कह रहा है कि फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, परिवर्तन बी। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है, तो अच्छा सही का चयन करना है। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, ये परिवर्तन एक यहाँ पे होना चाहिए, फिर वही बर्नर, तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसको अब फिर से वापस नहीं ला सकते हैं ना। फिर का नाम है मौसम, जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता है कि भाई जिस तरीके से क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में भी अब आ रहा है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है उस पर आपको विचार करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट भी आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये टॉपिक हम लोग जो है ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, अगर आपने जलवायु पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, बिल्कुल, कि यहाँ पे दिन में भी कई बार चेंज हो सकते हैं मौसम, सप्ताह में भी चेंज हो सकता है, महीना में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये मौसम कहलाती है। जलवायु का कंसेप्ट क्या होता है, तो ये लंबे समय अवधि का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करें, किसी स्थान के मौसम लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जो है बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहा जाता है ना, या फिर जलवायु कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। जलवायु का डिफिनेशन क्या होता है, ये लंबे समय अवधि होता है, लगभग 35 साल, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 35 वर्ष दिया गया है। मौसम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिन में भी चेंज हो सकता है, सप्ताह में भी, साल में कई बार चेंज हो सकते हैं, महीना में भी, है ना, तो ये है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा होगा, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कह रहे किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता है ना, चेंज होते रहता है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में जो है एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक, है ना, अधिकांश समय उच्च रहता है, तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। इस तरीके से बेसिक बातें भाई। अगला पॉइंट और देख लीजिए, मैं तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, भारत में मौसम की रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है तैयार किया जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, और चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको चूज करना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आना चाहिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो और अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए ध्रुवीय क्षेत्र क्या है ना। तो आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आपको अक्षांश और देशांतर बताया था, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 0 डिग्री अक्षांश है, और उसके उत्तर में जो है आप लास्ट में देखेंगे तो सबसे लास्ट का एकदम छोटा आप देखेंगे बिंदु टाइप का जो बन जाता है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये अक्षांशी रेखा हालांकि होता है, अक्षांशी होता है, और दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तर में ये उत्तरी ध्रुव है ना, और यहाँ पे दक्षिण में जो है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और इसी के संदर्भ में आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आइए जैसे जैसे पूछा जा रहा है हम लोग करते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, बिल्कुल। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है ना, सूर्य के प्रकाश जो है 6 महीना सूर्योदय होता है, और 6 महीना जो है यहाँ पे सूर्योदय होता ही नहीं है, मतलब कि अंधेरा रहता है, और ये एरिया जो है मैक्सिमम बर्फ से ढका हुआ रहता है, दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट करें कि ये सदैव जो है, ये क्षेत्र जो है मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, तथा सर्दियों में जो है यहाँ का तापमान क्या होगा, बर्फ से ढका होगा तो तापमान सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, तो -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि यहाँ ध्रुवीय भालू, बिल्कुल, पेंगुइन, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंडियर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो है सबका सब जंतु है, तो ये पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा जो है यहाँ पे करें कि अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते हैं यहाँ से जो है अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर जो है प्रवास कर लेते हैं, तो जैसी बात है जो इसके अनुकूल होगा तो वहाँ पे रहेगा, जो नहीं होगा तो वहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपको फ्रेंड्स सही दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी इज द राइट आंसर। आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं
ज्योग्राफी पढ़ाया था तब, है ना। चलिए यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं। जिक्र करें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट दिया गया है, चारों में से कह रहा है कि सही उत्तर का आपको चयन करना है। आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो देखिए ये अपना ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा फ्रेंड्स और 23.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा। तो ये जो वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे गर्मी होगा, सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर जो है यहाँ पे जाइएगा 66.5, इधर 66.5 डिग्री। तो ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ उष्ण के बाद यहाँ पे क्या होगा, शीतोष्ण होगा। यहाँ पे उसके कंपेयर में यहाँ पे कम गर्मी होता है ना, एकदम जो है यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ तक होता है, 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक होता है ना। ये नॉर्थ से लेके ये साउथ में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे साउथ है, ठीक है, तो यहाँ तक होता है। उसके बाद यहाँ पे शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है 66.5 से लेके उत्तरी ध्रुव तक, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है, इधर भी और इधर भी। इस तरीके से चीजें को ध्यान में रख सकते हैं। आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय ना 23.5 से लेकर लगभग 40 डिग्री के आसपास में नॉर्थ और साउथ में देखिएगा, तो वहाँ पे मतलब कि नॉर्मल मौसम रहता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी 3 ही ध्यान रखना है, हालांकि ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। माइंड में आप रखिए कि भाई शीत कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, एकदम ठंडा क्षेत्र है। शीतोष्ण में क्या होगा, उससे कम ठंडा होगा। उष्ण में क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी होगा, सूर्य प्रकाश डायरेक्टली पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। उपोष्ण में क्या होगा, तो नॉर्मल गर्मी होगा, वहाँ पे कम गर्मी होता है, ठीक है। चलिए तो आइए आपको ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो कह रहे कि यहाँ पे हालांकि आपसे पूछा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि जो 23.5 डिग्री, मैं आपको बताया ना कि भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा और 23.5 डिग्री साउथ जाइएगा। तो इस वाला क्षेत्र का ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है, मैं आपको अभी बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी क्या होता है, डायरेक्ट खूब गर्मी रहेगा। तो अब इसके संदर्भ में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ये 23.5 डिग्री जो है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक रहता है ना, 23.5 डिग्री साउथ तक रहता है, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इसके संदर्भ में ये बात करें कि इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः जो है गर्म होता है, बिल्कुल ये सही है। आगे करें कि इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो जैसे पता है जहाँ पे गर्मी होगी तो वर्षा प्रचुर मात्रा में होगा, बिल्कुल सही है। करें कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे एक है लेकिन 3-3 4-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो करें कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका निकल के आ गया है सामने, तो ये भी सही है, सही कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे डाडी वाला ऐप, ये जो लंगूर पाया जाता है ना, डाडी वाला है ना, ये जो आप कह सकते हैं लायन टेल्ड लंगूर, ये जो है ना पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। पश्चिमी घाटों के वर्षा वन में, पश्चिमी घाट में आपको बता चुका हूँ, ये पश्चिमी घाट होता है और ये पूर्वी घाट होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट सही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसका जो है सोल्यूशन को देख लेते हैं। कर रहे हैं यहाँ पे आंसर 44 का डी हो जाएगा। करे कि उष्ण कटिबंधीय की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं और ये दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। और सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो है पादप और जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अभी मैं बता दूं कि लायन जो है टेल्ड लंगूर, जिसे डाडी वाला आप कहते हैं, पश्चिमी घाट की जो है वर्षा वन में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है ना, ये चांदी जैसे सफेद जो है ऑयल है। यहीं पे आप देखेंगे तो लाल नेत्र वाला मेढक, न्यू वर्ल्ड मंकी, यहाँ पे टुक्कन पक्षी, हाथी आदि इस क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, अलग अलग जंतु रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। जो क्वेश्चन लगेगा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मैं डिटेल में जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को 2x करके देखिए तो आपको स्लो नहीं लगेगा। अगला टॉपिक है पवन तूफान चक्रवात। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 7वीं क्लास की साइंस है और यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों में कौन कौन सा सही है आपको चूज करना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्लोब से संबंधित क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के आसपास, अब भूमध्य रेखा कौन सा होगा, तो जब तक डायग्राम पे नहीं लेके जाऊंगा तो आपको समझने में हो सकता है दिक्कत होगा। देखो ये फ्रेंड्स ना, ये 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त इसी को ही करते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा है, जिस यहाँ पे लिखता हूँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ भूमध्य रेखा। आइए क्या क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के आसपास, है ना, भूमध्य रेखा के आसपास इस क्षेत्र में बात कर रहा है, इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बताया कि भाई सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है, सीधे पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों और मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर कहाँ तक, तो 30 डिग्री अक्षांश तक, है ना। ये साउथ और नॉर्थ दोनों का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अक्षांश की पट्टी की जो है क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर क्या करता है, गति करता है। तो बिल्कुल यहाँ से जो है इधर जो है भूमध्य रेखा की तरफ जो है यहाँ पे गति करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे ये कह रहा है कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों के जो है असमान रूप से गर्म होने के कारण, अब देखो भाई अब यहाँ पे कैसे गर्म होगा, अब यहाँ पे 30 से 60 के बीच में कह रहा है, मतलब कि यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा और यहाँ पे 60 मान लो कि यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे गर्मी कम होता है ना। मैं आपको बताया कि ये जो क्षेत्र होता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। डायरेक्टली आप गलत कर देंगे, ठीक है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए तो
अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, सही का चयन करना। तो कह रहे हैं कि शीतकाल में पवन का प्रवाह की दिशा, अब शीतकाल में लाइन को समझिएगा, शीतकाल में जो है पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। बिल्कुल अगर देखेंगे शीतकाल में, मैं आपको यहाँ पे जलवायु में भी पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, स्थल से जो है, स्थल से कहाँ पे होगा पवन की प्रवाह, तो ये समुद्र की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होगा, आप समझिए चीज़ों को। तो बिल्कुल सही है। कह रहे हैं ग्रीष्म काल में, आगे कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल में पवन जो है समुद्र से स्थल की ओर जाता है ना। पवन यहाँ से, आपको मैं बताया हूँ पहले भी, पहले भारत में जो मानसून आता है ना, तो केरल के तट पे सबसे पहले आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहीं से प्रवेश करता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट को देख लेते हैं भाई। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जो है क्या लेके आएगा, जलवाष्प लेके आता है, जिससे वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन तो एक है, लेकिन एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स जो है ना, तीनों सही था, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये शब्द हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यही टफ होता है। कह रहा है कि तरीक झंझावत और चक्रवात। तरीक झंझावत क्या होता है, एकदम जो है कह सकते हैं कि तूफानी हवा चलता है, गर्जन होता है ना, बिजली चमकती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरीक झंझावत। और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आपको पता चलेगा तरीक झंझावत क्या होगा और चक्रवात क्या होगा। तो ये दोनों अलग अलग शब्द है, इसी के संदर्भ में आपको बात करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया, दोनों में से कह रहे कौन कौन सा सही है। तो कह रहे कि वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती वायु परस्पर ऊंचे वेग की गति करते हैं, जिससे तरित झंझावत का निर्माण होता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है ना, इसी से होता है इसका निर्माण। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही चूज करना है ना यार, दोनों गलत है, माफी चाहता हूं यार। मेरे को लगा ना कि भाई ये कह रहा है कि गलत ढूंढना है, नहीं गलत नहीं ढूंढना है, आपको सही को चूज करना है। मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 47 नंबर का है, ठीक है। तो तरित झंझावत में आपको बता दिया हूँ कि बादल गरजता है, बिजली चमकता है, तूफान आता है ना। तो कह रहा है कि वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की जो है नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से जो है गति करता है। हाँ, ये इसमें तो तरित झंझावत में ये बिल्कुल सही कर रहा है, जिससे तरित झंझावत का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई एकदम जो है हवा तेज चलेगा, आसमान में बिजली चमकेगी, बूंदे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरती है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। चक्रवात के संदर्भ में देख लेते हैं। चक्रवात के बारे में कह रहा है कि चक्रवात का केंद्र जो है एक शांत क्षेत्र से बनता है। ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ ठीक तो है, तो इसका सी हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है। 2 स्टेटमेंट फिर से दिया गया है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कह रहा है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट समझिए, पश्चिमी तट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये होता है फ्रेंड्स पश्चिमी तट इधर, और ये होता है पूर्वी तट, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में, रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट, इसके बारे में कह रहा है, यहाँ पे पश्चिमी तट के बारे में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो कह रहा है पश्चिमी तट के बारे में कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट चक्रवात की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। पूर्वी तट की अपेक्षा नहीं, पूर्वी तट अधिक यहाँ पे संवेदनशील होता है इस संदर्भ में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, हरिकेन, और फिलिस्तीन तथा जापान में इसे टाइफून कहते हैं। इस दोनों लाइन को देखिए, इस लाइन को माइंड में सेट कर लीजिए, और डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं, फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप में जो है चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है, फिलीपींस और जापान में जो है टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था सही, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में मैं लिख भी दिया हूँ, लेकिन मैं आपको समझा ही देता हूँ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर ये देखने से क्या फायदा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, सही कथन को चूज करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि पवन के बेग में वृद्धि, वायु दाब में वृद्धि। देखो डायरेक्टली गलत बोल रहा है। देखो भाई, पवन के बेग में वृद्धि होता है ना, तो वायु दाब क्या होता है, यहाँ पे घटता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इतना पॉइंट, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पवन सदैव अधिक वायु, अब इस लाइन को समझिएगा, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से जहां पे वायु दाब कम होगा तो उधर चलेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है सही है, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ दूसरा सही, बी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया, आप देख सकते हैं, और जो कि हम लोग ज्योग्राफी 12वीं में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, मतलब कि चलता है। और इसके उदाहरण जो है मैं आपको बता चुका हूँ, स्थल समीर, समुद्र समीर, और भारत में ग्रीष्म काल में जो है चलने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, शीतकाल में चलने वाला उत्तर पश्चिमी मानसून, इसका उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। अब कह रहा है कि चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है, और देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सही कथन का चूज करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया, 4 कथन दिया गया, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये होगा तो भाई लोग क्या हो रहेगा, एक्टिव रहेगा पहले से, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण होना चाहिए। हाँ रहेगा, तभी लोग वहां पे जाके शरण लेगा, और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये होना चाहिए। आगे कह रहा है कि जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, जानकारी रखना चाहिए जैसे भी जनता को। कह रहा है कि आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का जो है टेलीफोन नंबर साथ रखना चाहिए, ताकि भाई अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है तो वहां पे आप जल्दी पहुंच के फोन करके पहुंच सकते हैं, या फिर वहां से मंगा सकते हैं सारे। तो ये भी सही है, आपको दिख रहा होगा। आगे कह रहा है कि पेयजल का जहाँ पे संग्रह पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता मिलना चाहिए, और एक दूसरे को अटैचमेंट में भी रहना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं आपको आंसर डी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का फ्रेंड्स, देख सकते हैं मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान क्वेश्चन भी आप लोगों को रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पादप के उगने के लिए सबसे अच्छी जो है शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी होता है। नहीं, डायरेक्टली गलत बोल रहा है यार, ये तो सही है, दोमट मृदा ही होता है। क्योंकि दोमट मृदा की मैं बात करूँ तो बालू, चिकनी मिट्टी, ये सब इसमें आता है। तो हाँ ना, पादप उगने के लिए दोमट, ये शीर्ष मृदा जो है सबसे अच्छी मृदा जो है दोमट मिट्टी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है, माफी चाहता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी में दोमट मिट्टी में जो है बालू का मिश्रण होता है, चिकनी मिट्टी रहता है, और गाद का भी मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि गाद कणों का मतलब कि साइज की मैं बात करूँ, जिसे अमाप कहते हैं, तो बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच होता है, बिल्कुल ये सही है। अब यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कि बलुई मिट्टी गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। नहीं, ये उसके लिए बलुई मिट्टी जो है, जो वहाँ पे गेहूं थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन चना, धान ये सब नहीं उगते, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। धान गेहूं उपजाने के लिए दोमट मिट्टी ही सबसे अच्छा जो है ये है ना, जिसमें चिकनी मिट्टी आप कह सकते हैं। और कपास उगाने के लिए जो है जरूरत पड़ता है बलुई दोमट मिट्टी का, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कपास के लिए अच्छा होता है, धान गेहूं के लिए नहीं। तो ये चौथा गलत हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गर्म दिन के, रिपीट कर रहा हूँ, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की जो वायु होता है ये कंपी दीप्त होता है, टाइप का होता है ना, आपको चिपचिपा लगेगा। तो कह रहा है कि ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब ना, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। जरा सा इसे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गर्मी के दिनों में मृदा से क्या होता है, मिट्टी से जल के वाष्पन के कारण जो है जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती है। जलवाष्प वायु के अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या होता है, अपेक्षाकृत ये सघन बना देता है। इससे क्या होगा कि सूर्य प्रकाश के परावर्तन के कारण ये सब होता है। ये चीज़ें मैं आपको शायद फिजिक्स में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ भी दिया गया है। तो कह रहा है कि जल, पवन अथवा बर्फ के दोनों मृदा की ऊपरी सतह को हटाना अपरदन कहलाता है, बिल्कुल सही है। पॉलिथीन, रसायन और कीटनाशक मृदा के प्रदूषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही आपको दिख रहा होगा। तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग का, जीवों में शोषण कैसे होता है, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी जो है पेशियों में संचित होता है, जिसे ऐंठन होती है। तो लैक्टिक एसिड होता है हमारे पेशियों में, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ, तो बहुत कार्य से पढ़ाया हूँ। तो भाई बायोलॉजी का जो डायग्रामिकली मैं पढ़ा, तो यहाँ पे डायग्रामिकली नहीं समझाऊंगा, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। कह रहा है कि अंतःशोषित वायु तथा, कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यार, शब्द थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, और ऐसा ही एग्जाम में पेपर आता भी है। तो कह रहा है कि हम लोग अंदर में अंततः श्वासित मतलब कि जो सांस में वायु लेते हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उच्च श्वासित मतलब कि जिसे हम लोग सांस से छोड़ते हैं। तो कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है। तो भाई हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, जिसमें लगभग 4% कह सकते हैं, लगभग 4% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि 16% जो है हम लोग रिलीज कर देते हैं ना, ये 16/4 दिया है, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% और छोड़ते हैं तब 16.4% के आसपास में, 16.5 भी बोल सकते हैं, कई जगह पेपर में देखा हूँ कि 16.5 भी लिख के आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रतिशत जो है ना 3 या फिर लगभग 4 के आसपास में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो कह रहा है कि भोजन में भोजन विखंडन को जो है वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, तो इसे कहा जाता है। डायरेक्टली ये गलत है, आप कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेते भाई, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 57 का, कर कि विभिन्न जंतुओं में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट है। कह रहा कि केंचुआ जो होता है ना, ये त्वचा से अब शोषण करता है, बिल्कुल, इसमें लंग्स होता नहीं है, तो ये सही है। कह रहा कि मेढक में जो है मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। मेढक बिल्कुल ये जो है त्वचा से भी शोषण करते हैं।
मेढक के संदर्भ में ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। मेढक जो है त्वचा से भी शोषण करते हैं और लंग से भी, फेफड़ा से भी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण है। तो कह रहा है कि शोषण सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, अगर जीव में शोषण नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को जो है क्या करता है, निर्मुक्त करता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है। और ये जो है यहाँ पे देखिए दोनों का व्याख्या भी कर रहा है ना। तो ये करे कथन जो है कारण कथन का जो है, ये कारण जो कथन का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए एज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 59। यहाँ पे कॉलम ए है, कॉलम बी है, मिलान करना है। यहाँ पे जीव का नाम आपको दिखेगा और इस जीव का नाम दिखेगा और इसके जो है यहाँ पे अंग का नाम यहाँ पे दिखेगा, है ना। इसके जो ऑर्गन है यहाँ पे दिखेगा कॉलम बी में। देखो भाई, ईस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है ना। तो जब शोषण करेगा अवयवी रूप से तो अल्कोहल यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, वक्ष गुहा प्रदान करता है ना। तो ये इसका ये हो जाएगा। डायफ्राम का आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए तो कह रहा है भाई बायोलॉजी का क्लास देखिएगा। तिल चट्टा की मैं बात करूँ, तिल चट्टा के जो है पार्श्व भाग में क्या होता है, छोटे छोटे जो है छिद्र होता है। तो आप कह सकते हैं इसमें शोषण रंध्र होता है। रंध्र नहीं होगा, पत्तियां में रंध्र होता है ना। मैं आपको बताया था रंध्र क्या होता है, पत्ती जो भोजन बनाते हैं ना, तो पत्ता है ना, तो इसमें रंध्र होता है छोटा छोटा, उसी से भोजन बनाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पत्ती में रंध्र होगा और तिल चट्टा में शोषण रंध्र होगा। मछली की मैं बात करूँ, अब कहाँ चला गया अभी, और 5 इधर है, इधर क्या है भाई, हाँ मछली में जो है क्लोम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो देख लीजिए इस तरह का जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे है, देख लेते भाई, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करें किसी समान वयस्क व्यक्ति की जो है विश्राम अवस्था में औसत शोषण दर जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से कोई अलग क्वेश्चन है। शोषण दर होता है ये 15 से 18 बार होता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि अब कह रहा है कि उच्च वसन के समय जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय की बात कर रहा है ना। तो समय पसलियाँ क्या होता है, बाहर की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, या बिल्कुल गति नहीं करता है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे एक बार सांस लीजिए, खुद से यहाँ पे ट्राई भी करिए और लाइव एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो पहले सांस जो लीजिएगा ना और उसके बाद छोड़िएगा तो पसलिया क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, है ना। लेते हैं तो क्या ऊपर आता है, जब छोड़ते हैं तो नीचे जाता है। तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कम से कम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके और क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का जंतुओं और पादप में परिवहन कैसे होता है देख लेते हैं। जंतु और पादप दोनों है। चलो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कह रहा है कि उपयुक्त में से रक्त परिसंचरण करता है, कौन करता है भाई देख लेते हैं। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अवशिष्ट। तो रक्त परिसंचरण का पचा भोजन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, अवशिष्ट पदार्थ भी करता है, तो डी हो जाएगा, बेसिक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होमोग्लोबिन के संदर्भ में विचार करना, कौन सा कथन सही है, दो स्टेटमेंट है। तो कह रहे हैं होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के जो है शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक जो है ये परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन एक जो है लाल रंग का वर्णक होता है, ये बिल्कुल सही है, जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर मतलब कि मिलकर रक्त को जो है लाल रंग जो है प्रदान करता है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए भाई क्वेश्चन एक है, 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिका जिसे हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, तो कह रहा है कि WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो भाई ये क्या करता है, रोगाणुओं को विनाश करता है ना। रोगाणु जब शरीर में आता है तो भाई उन्हें आने नहीं देता, उसे विनाश करता है, तो आंसर क्या होगा, सही, WBC का काम ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है फिर से, और कह रहा है कि मानव शरीर में परिसंचरण होना चाहिए, संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो भाई रक्त तो परिसंचरण का हिस्सा है, रक्त वाहिका भी है, हृदय भी है, लेकिन किडनी इसका हिस्सा नहीं होता है ना। ये किडनी जो है आपको मैं बता दूं ब्लड का छानने का काम करता है ना। तो ये डायरेक्टली गलत है, बाकी जो है ये सब है, तो कौन नहीं है ये बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मानव शरीर के तंत्र में मैं आपको जो पढ़ाया हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका पीडीएफ भी दे चुका हूँ आपके बैच में, तो उसे बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िए ताकि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा हृदय, यहाँ पे जो है ना चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए, आप चिकित्सक जो होता है ना डॉक्टर, हृदय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप सबको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, आपको मैं बता दूं स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और आपका जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार EEG का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो EEG का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, पेस मेकर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कह रहा है कि इसमें जो है किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, किसमें जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाएगा। देखो भाई मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा और स्पंज जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है ना, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, सिर्फ इसमें पाया जाता है। अगला कह रहा है, जो देखो भाई कई बार ना डायलिसिस इंग्लिश में लिख के नहीं देता है, ये देखो ओपोहन है, इसका मतलब होता है डायलिसिस, है ना। डायलिसिस कौन कराता है, तो जिसका किडनी खराब होता है ना, काम करना बंद कर देता है, तो डायलिसिस के माध्यम से वो जिंदा रहता है। तो कह रहा है कि डायलिसिस या फिर ओपोहन की विधि निम्नलिखित में से किसके सक्रिय हो जाने, सक्रिय नहीं होगा, अक्रिय, अक्रिय का मतलब क्या होगा, मतलब कि काम नहीं करेगा, तो किसके कारण से होगा, तो भाई किडनी का, वृक का मतलब होता है किडनी के खराब हो जाता है, तब डायलिसिस करना पड़ता है, उसके थ्रू आप ब्लड को छान के फिर शरीर में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जंतुओं के शरीर
अवशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन का चूज करना है। 2 स्टेटमेंट है। मछली कह रहा है कि मछली कोशिका के अवशिष्ट उत्पादों को जो है अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सर्प अपने शरीर के अवशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, डायरेक्टली गलत है ना, तो पहला सिर्फ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे पौधे का भाग है और उनके कार्य है, किसका क्या काम होता है। तो रंध्र का काम क्या होगा, मैंने आपको बताया था भाई। तो रंध्र का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करेगा, है ना, मैं आपको बता चुका, पत्ती में होता है रंध्र। जाइलम का क्या करेगा, जल का परिवहन करता है, नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम जल से जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम का काम क्या होगा, तो ये भोजन का परिवहन करेगा पौधे में, बिल्कुल सही है। और मूलरोम का मतलब क्या होता है, जल का जो है अवशोषण करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई, ये सी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ये रट लीजिए, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन छुपा हुआ है एक क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कथन है और ये कारण है। कथन कर रहा है कि मूल द्वार जो होता है ना, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल ये अभिकर्षित होता है, मतलब कि खींच कर मतलब अभिकर्षित होकर जो है तने और पत्तियों तक पहुंचता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पत्तियों से जल के क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, मैं अभी आपको बताना कि वाष्पोत्सर्जन होता है, कारण जो है यहाँ पे चूषण बल निर्मित होता है, ये भी सही है। तो ये और 2 सही है और आर जो है एक सही व्याख्या भी करता है, मतलब कि कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों में कह रहे कौन कौन सा सही है। कह रहा है कि यहाँ पे फुसफुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करता है, डायरेक्टली गलत है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को जो है वहां तक ले जाता है, तो डायरेक्टली गलत ये हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फुसफुस सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये उल्टा दोनों बोल रहा है ना, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। कह रहा है कि फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाती है। फुसफुस सीरा की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कहाँ तक, तो ये फेफड़ा से हृदय में ले जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत था ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। करें किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो भाई ये हालांकि 72 बार ऑन एन एवरेज है, लेकिन 70 से 80 बार यहाँ पे है आपके ऑप्शन में, तो 70 से 80 बार आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 80 बार। अगला टॉपिक है हम लोग का पादपों में जनन। चलिए, कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन होता है ना, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, पादप में जो है ना 2 तरह का जनन होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, है ना। चलिए हालांकि क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तो कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि के लिए उगाए जाते हैं, ये बिल्कुल जिसे ना हम लोग कहते हैं। अच्छा, कायिक प्रवर्धन होता है क्या, बीजू आप लोग गाँव में देखे होंगे ना, बीजू लगाते हुए, है ना। तो यह एक तरह से अलैंगिक जनन होता है। कायिक प्रवर्धन यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मैं आपको बताना कि पौधे में जो जनन होता है, एक तो है तो अलैंगिक जनन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है अलैंगिक जनन और पहला, दूसरा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन होता है ना, एक तरह से अलैंगिक जनन होता है और ये कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोनिंग, कई जगह भी आपको लिखा रहेगा क्लोन करके निकाला जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो कह रहे कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जाते हैं, कम समय में, सॉरी मैं कम अवधि के लिए बोला था, नहीं, बहुत कम समय में उगाया जाता है ना, कम समय में पादप तैयार हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है कि बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक, यहाँ पे देखिएगा जो बीजू वाला पौधा होता है ना, आप बीजू वाला अच्छा कायिक प्रवर्धन बोलिए, कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। देखो भाई डायरेक्टली गलत बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है ना, जो बीजू वाला पौधा होता है उसमें जल्दी बीज और फल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि बीज वाला द्वारा उगाए, बीज से जो पौधे उगाए जाते हैं ना, उसकी अपेक्षा में इसमें जो है क्या, इसमें कह रहा है कि जो कायिक प्रबंधन होता है, मतलब कि बीजू वाला पौधा था उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसका कहने का मतलब ये, तो ये डायरेक्टली गलत है। तो आपको पता चल गया पौधे में 2 तरह का जनन होगा, लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन किसमें होगा, जो बीजू वाला पौधा होगा, है ना। यहाँ पे मैं सपोज ये पौधा है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टहनी से बीजू लगा देंगे, तो यहाँ से पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कायिक प्रबंधन, ठीक है। तो ये वाला गलत था। तो कायिक प्रबंधन जो बीजू वाला पौधा होगा, इसमें क्या होगा, फल पत्ती तुरंत आ जाएगा, क्योंकि अब से वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो बीज से पौधा जो उत्पन्न होगा, तो पहले ये तो होने में टाइम लगेगा, बड़ा होगा, है ना, उसके बाद मैच्योर होगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें फूल पत्ती आएगा। तो ये डायरेक्टली गलत था, तो फिर पहला वाला सही था, तो आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर। बेसिक बातें हैं, आप लोग सभी लोग समझते हैं, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कायिक प्रबंधन मतलब कि जो बीजू वाला पौधा होता है ना, तो कह रहा है कि नए पादपों जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि कायिक प्रबंधन में नए पादप जो है एक ही जनक द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण जो है ना कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभिन्न जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन का चूज करना है। 3 स्टेटमेंट है। तो कह रहा है जो ईस्ट होता है उसमें जनन जो है मुकुलन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। शैवाल में जनन की प्रक्रिया विखंडन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। मॉस और फर्न में जनन जो है जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ये सब रट लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सारे टॉपिक कवर हो रहा है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है। कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। सरसों, गुलाब और पटुनिया जो है ना, पटुनिया के पौधे में उगने वाला पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है। नहीं भाई, देखो सरसों बोला है, किसका किसका नाम लेती है, पत्ती वाले पौधा, तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। ये देख लेते थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि ऐसे पुष्प जिनमें तो केवल पुंकेसर अथवा केवल यहाँ पे स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो मक्का, पपीता, ककरी, खीरे के पौधे जो है ये एक लिंगी पुष्प है, जबकि सरसों, गुलाब, पटुनिया के पौधे क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन करें कि पादपों में परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पादप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये परागन है ना के संदर्भ अंतर्गत जो है परागकणों का हस्तांतरण परागकोश से पुष्प में वर्तिका पर होता है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा जो स्टेटमेंट कर रहा है कि जहां स्वपरागकण के अंतर्गत परागकणों का क्या होगा, हस्तांतरण होगा, तो परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य जो है पुष्प के वर्तिका पर जो है होता है, जो कि डायरेक्टली ये गलत बोल रहा है। और वहीं पर जो है कह रहा है कि परागकण में परागकणों का हस्तांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप जो है पुष्प के वर्तिका पर होता है, तो ये गलत है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं कौन कौन सा। कह रहा है कि पादप का जनन भाग तना है। कैसे होगा पादप का जनन भाग तना, डायरेक्टली गलत है, क्योंकि पादप का जो जनन भाग होता है ये पुष्प होता है ना, पुष्प होता है, तो ये तो गलत हो जाए। अगला कह रहा है कि नर और मादा युग्म के युग्मन है का प्रक्रम ये प्रागन कहलाता है। का युग्मन प्रागकण नहीं बल्कि निषेचन कहलाता है ना, यहाँ पे लिखता हूँ निषेचन कहलाता है, ये भी डायरेक्टली गलत है। अगला कह रहा है कि परिपक्व होने पर जो है अंडाशय फल में जो है विकसित हो जाता है, परिपक्व अगर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। और डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न होने वाला एक पादप जीव है, तो ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है गति और समय। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो भाई आप सबको पता है क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर। आपके बाइक में भी लगा रहता है, कार में भी लगा रहता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि चाल का मात्रक क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे ऑडोमीटर कहते हैं, पथमापी। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहन की चाल मापने में होता है, ठीक है। देखो भाई, दूरी को मापते हैं अलग, और यहाँ पे स्पीडोमीटर चाल को मापते हैं। एक्सीलरोमीटर की मैं बात करूँ तो आपके वाहन में स्पीड बढ़ाता है। अल्टीमीटर की मैं बात करूँ तो ये विमानों की ऊंचाई को मापता है अल्टीमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाल का जो है मूल मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकंड होता है ना, तो डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है आप लोगों का विद्युत धारा और इसके प्रभाव देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है विद्युत धारा के संदर्भ में। करें किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है विभिन्न प्रभाव होते हैं, तो इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है। करें किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है वह तार तप्त हो जाता है, बिल्कुल आप देखे होंगे, तो ये सही है। करेक्ट, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति क्या होता है, व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है दोनों। तो आंसर क्या होगा भाई, सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है। विद्युत फ्यूज का जो है कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए इसका काम लेते हैं, बिल्कुल सही है। सुरक्षा मानक से जो है उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने से जो है विद्युत फ्यूज के तार जो है पिघल जाते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो पहला और दूसरा फिर से दोनों सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। भैया ब्रिटेन के नहीं है, ये यूएसए का है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषण का आविष्कार किया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा, देख लीजिए इसके बारे में एक बार, ठीक है। कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है यहाँ पे इसका जन्म इतना में हुआ था 1847 में, मृत्यु 1947 में हो गया था। संयुक्त अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग का है प्रकाश। चलिए, कह रहा है कि समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी बिंब के समान आकार होता है, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में जो है बिंब का वाम भाग जो है क्या होता है, प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिणी भाग क्या होगा, प्रतिबिंब के वाम भाग के भांति दिखाई देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण के जो है विभिन्न उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवतल दर्पण के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि चिकित्सा द्वारा आंख, कान, नाक, स्टार मार्क कर लीजिए, सारे क्वेश्चन रट लीजिए, बार बार देखिए। कह रहा है कि चिकित्सकों द्वारा मतलब कि डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण जो करता है ना, तो उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए अवतल नहीं होता है, मैं आपको बता दिया ना भाई, ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि भाई वस्तु को एकदम छोटा करके पूरा वस्तु देख सके। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, चिकित्सा के द्वारा आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग में होता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि बिंब को दर्पण के अत्यंत पीछे निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा आवर्धित होता है।
दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब में देखने के लिए करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पार्श्व दर्पण जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं ना, तो उसका उपयोग जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग खासतौर पे जो है गाड़ी सबके जो हेडलाइट में लगाया जाता है, ताकि पीछे की वस्तु को जो है अच्छे से देख सके, है ना, और उसका पूरा प्रतिबिंब बनाता है संपूर्ण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा होता है ना, इसलिए गाड़ी में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, और 2 स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा आकार में जो है बीम के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, डायरेक्टली गलत बोल रहा है। कह रहे उत्तल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में प्रतिबिंब छोटा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल दूसरा सही है। सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है। तो कह रहा है यहाँ पे श्वेत प्रकाश 7 वर्णों होगा, वर्णों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष 7 वर्णों होगा, यार वर्षों नहीं होगा, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। 7 वर्णों से मिलकर बना है, 7 वर्ष नहीं होगा फ्रेंड्स, ये वर्णों से मिलकर बना है, इसे सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक किया है टाइपिंग मास्टर ने, वर्णों होगा, वर्णों से मिलकर बनती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं, दोनों कथन सही है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी, मोटे तौर पर इन्हीं वर्णों का जो है मिश्रण श्वेत प्रकाश होता है, जो हमें सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष या प्रिज्म के माध्यम से नजर आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपके सामने है, कह रहा है कि एक बहुमूल्य संसाधन। तो कह रहा है कि जल दिवस जो है आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 22 मार्च को मनाते हैं ना जल दिवस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल की कमी हेतु उत्तरदायी होता है? सही कथन का चूज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पता है। तो औद्योगिकरण, ये भी भाई उसका उत्तरदायी होता है ना, ये कहीं ना कहीं भाई आपको पता होना चाहिए। जल कारक जो है जल की कमी है, तो औद्योगिकरण अगर होगा तो जल की कमी होगा, ये भी है इसका कारक। अगला देख लेते हैं, बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगा तो कमी होगा, जल संसाधनों का प्रबंधन अगर अच्छा से नहीं होगा तो कमी होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक जो है मितव्ययी है? देखो भाई, किसान हमेशा चाहेगा ना कि भाई हम जल को बचाव करें और हमारे फसल में सही से जल जाए, तो बूंद सिंचाई होता है ना, ये अच्छा होता है, पाइप लगा के एकदम पौधे पे। आप ये सब सिस्टम ना पंजाब सब में रहता है ना, हमारे बिहार सब में नहीं है ये सिस्टम। इस तरीके से पाइप लगाया जाता है और जितना ही जरूरत पड़ता है पौधा का उतना ही जो है पानी मिलता है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। सही विकल्प का चयन करना है और देख लेते हैं। हालांकि कह रहा है कि विश्व की सभी झीलों नदियों में जो है जल की कुल मात्रा नियत स्तर रहती है, नहीं भाई घटते बढ़ता रहता है। तो भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, नहीं रहता है नियत। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत नहीं रहता है नियत। और विश्व में जल की कुल मात्रा, विश्व में कुल जल की मात्रा क्या कर रहा है कि नियत रहता है, विश्व में कुल जल की मात्रा। तो ये कहीं ना कहीं आपको सही दिख रहा होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान इसकी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में जो है किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर मैं कर रहा हूँ, पृथ्वी पर भी कहीं भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ ना भाई, इस लाइन को समझिएगा, पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है जल। उसकी तीनों अवस्थाओं में के बीच जो है सतत चक्र द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, अगला टॉपिक पे हम लोग आ गए। हमारी जीवन रेखा, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था 68 में या 69 में, यहीं से उठा के दे दिया गया था, तो इसलिए कह रहा है कि सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खास श्रृंखला सही क्रम में है? तो देखो भाई, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। तो अब यहाँ पे देखिएगा, गरुड़ सर्प को खाता है, सर्प मेढक को खाता है, मेढक कीट को खाता है, और कीट क्या करता है भाई? घास को खाता है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। तो कह रहा है ये मृत पादपों और जंतु को हुमस से परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल ये सही है, परिवर्तित कर देते हैं। ये वन में उगने वाले जो है पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति में बनाए रखने में सहायक करता है, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग बना लीजिएगा, मुझे पता है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित सही है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा भाई, वन में पादप, करेक्ट, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, डायरेक्टली गलत है ना भाई। अब अगला जो टॉपिक है आपके सामने, अवशिष्ट जल की कहानी। तो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे अंपक होता है, अंपक कह सकते हैं, जिसे हम लोग स्लूज कहते हैं, और बायोगैस अवशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है, और इन सह उत्पाद के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है ये बोल रहा है। तो कह रहा है कि अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में जो है उत्पन्न ये अंपक जो है का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जिसे हम लोग जैव गैस कहते हैं, उसका उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादक के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चूज करना है। तो कह रहा है कि इसमें मानव मल को केंचुए द्वारा उपचारित जो है किया जाता है, उपचारित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा नहीं, बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होता है, कम मात्रा की मात्रा ही होता है, तो ये डायरेक्टली गलत है। मानव मल मूत्र कृमि के को
में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति जो है समृद्ध पोषक है। बिल्कुल ये सही है, तो बी इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है 6ठी क्लास और 7वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। अगला जो वीडियो आएगा वो 8वीं क्लास की भी एनसीईआरटी में, ये साइंस का है, तो 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। बार बार रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम। मैं दोबारा करो, वीडियो को 2x करके देखिए, मैं वीडियो में स्लो से बताया हूँ, ठीक है, फास्ट में बता देता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको समझ में ही नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ध्यान दे और सारे सेक्शन का थ्योरी जो मैं दिया उसको करिए, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एकदम रट जाना है, जो कह रहा हूँ रट लीजिए, मतलब रट लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।